Hello friends, welcome to my channel Combine CS The Extra Step. I am Rashmi Prabha and first of all मैं अपने सारे लर्नर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी जो ऑलरेडी इस चैनल से जुड़ चुके हैं एंड हु आर वाचिंग द वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम. आई विल रिक्वेस्ट यू फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर फर्दर वीडियोज़. लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, ये आज हमारा डे 8 है जिसमें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को विद कॉन्सेप्ट्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं. उसी सीरीज़ में मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रहा है कि हमने ऑलमोस्ट 2010 से लेके 2019 तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है. तो अगर आपने वो सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो आई विल रिक्वेस्ट यू, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड किया है, आप जाकर उस वीडियो को ज़रूर कवर अप करें बिकॉज अपकमिंग एग्जामिनेशंस आइदर वो यूजीसी एनटीए नेट हो, आइदर वो आपका एनआईसी का एग्ज़ाम हो, आइदर वो केंद्रीय विद्यालय हो एंड सो कोई भी एग्जामिनेशंस के लिए दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट अस कंटिन्यू विथ आवर टुडे सेशन जिसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 48 से देखेंगे. तो ये क्वेश्चन मैंने एनटीए नेट 2015 से लिया है. सो आपको क्या करना है, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ पर आप भी बस सुन के जाते हैं और आप कमेंट्स नहीं डालते हैं. तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको एक इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना है. आप इसको पॉज करिए और जितने भी आपके आंसर्स करेक्ट हुए प्लीज़ राइट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि आपके कितने आज के क्वेश्चन सही हुए. सो लेट अस कंटिन्यू. क्वेश्चन इज कि व्हेन वी इम्प्लीमेंट इंटरफेस इट मस्ट बी डिक्लेयर्ड व्हाट. पब्लिक होना चाहिए, वो प्राइवेट होना चाहिए या प्रोटेक्टेड होना चाहिए. तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले यू मस्ट नो व्हाट इज़ इंटरफेस. ठीक है, और मैंने प्रीवियस कल के ही वीडियो में इंटरफेस को बहुत डिटेल में कवर अप किया है. देन आपको इसमें एक्सेस मॉडिफायर्स का भी कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए जो मैंने फर्स्ट वीडियो में कवर अप किया है. तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो आप प्लीज़ रिवाइंड करिए और जाके प्लेलिस्ट में चेक करिए. तो इसका आंसर क्या होगा गाइस, इसका आंसर हम देखेंगे. उससे पहले मैंने यहाँ पे क्वेश्चन 49 भी दिया है. डैश इज यूज टू मेक एन अब्स्ट्रैक्ट क्लास. अब्स्ट्रैक्ट क्लास को बनाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, मेकिंग एटलीस्ट वन मेंबर फंक्शन एज अ प्योर वर्चुअल फंक्शन और मेकिंग एटलीस्ट वन मेंबर फंक्शन एज अ वर्चुअल फंक्शन. यू माइट बी कन्फ्यूजिंग कि कितना, आप देखिए ये सारे क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर के लिए हैं और कितना ये इंटर रिलेटेड है ऑप्शंस. देन क्वेश्चन नंबर 50 इज abstract class must contain at least one abstract method. सो आई होप कि इस तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने नोट डाउन कर लिया होगा. सो लेट्स चेक द आंसर. आंसर क्या होगा, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इंटरफेस मतलब क्या होता है. इंटरफेस मतलब वी नीड टू इन्फोर्स रूल्स. रूल्स मीन्स व्हाट, कि अगर आपको ये इंटरफेस का कॉन्सेप्ट मालूम होगा जो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ते हैं, इसमें क्या होता है, आपका एक सुपर क्लास होता है, एक सब क्लास होता है. ठीक है, सुपर क्लास, सपोज मैं एक सुपर क्लास हूँ, मैंने एक रूल इन्फोर्स किया कि जो भी डिराइव क्लास मेरे मेथड्स को, मेरे डेटा मेंबर्स को एक्सेस करेगा उसको ये मेथड को एक्सेस करना कंपलसरी होगा. इट मीन्स व्हाट, कि आई एम इन्फोर्सिंग सम रूल्स. तो अगर मैं कोई रूल्स इन्फोर्स कर रही हूँ, किसके लिए इन्फोर्स कर रही हूँ, ऑब्वियस सी बात है डिराइव्ड क्लासेस के लिए कर रही हूँ. तो डिराइव्ड क्लास अगर सपोज यहाँ पे एक डिराइव्ड क्लास है, ये एक सुपर क्लास है. अगर डिराइव्ड क्लास सुपर क्लास को एक्सेस कर रहा है तो कैसे एक्सेस करेगा, उसको पब्लिक होना चाहिए, प्राइवेट होना चाहिए या प्रोटेक्टेड होना चाहिए सुपर क्लास को. तो ऑब्वियस सी बात है डियर फ्रेंड्स कि अगर आप इंटरफेस का कॉन्सेप्ट बना रहे हैं तो इंटरफेस का कॉन्सेप्ट आता है सब क्लास और डिराइव्ड क्लास के बीच में वो कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है. हेंस उसको पब्लिक होना बहुत ही कंपलसरी है. तो आप इस तरीके से कॉन्सेप्ट को रिलेट करने की कोशिश करिए. आई होप आपको क्वेश्चन 48 इजीली क्लियर हो गया होगा. देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 49. 49 में मैंने क्या पूछा कि एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास को बनाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, विच इज़ द कंपलसरी पॉइंट. तो कंपलसरी ये होता है कि आप जो अब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहे हो उसमें एटलीस्ट एक मेंबर फंक्शन प्योर वर्चुअल फंक्शन होना चाहिए. अब यू माइट बी कन्फ्यूज कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्योर वर्चुअल फंक्शन एंड वर्चुअल फंक्शन. तो हेंस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए बिकॉज मैंने आज के ही सेशन में इसको कवर अप किया है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्योर वर्चुअल फंक्शन एंड वर्चुअल फंक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन अब्स्ट्रैक्ट मेथड. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा अगर सपोज आप रूल्स इन्फोर्स कर रहे हैं, उसके लिए अगर आपने अब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया है तो ठीक है. अगर आप सपोज एक क्लास को आपने अब्स्ट्रैक्ट बना दिया और उसके अंदर आपने सिर्फ कंक्रीट मेथड को डाला है
तो क्या उस क्लास को अब्स्ट्रैक्ट बनाने की ज़रूरत थी? उसको ज़रूरत ही नहीं थी अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए. इट मीन्स व्हाट कि इफ़ यू आर क्रिएटिंग अ अब्स्ट्रैक्ट क्लास देन इट मस्ट हैव एटलीस्ट वन अब्स्ट्रैक्ट मेथड. तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा. तो आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसकी देखिए, ये आपका केंद्रीय विद्यालय और जो आपका अरुणाचल प्रदेश के पब्लिक सर्विस के एग्जामिनेशन होते हैं उससे मैंने रिसेंट क्वेश्चन लिया है. यहाँ पे हम ये देखते हैं वर्चुअल फंक्शन, जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था. वर्चुअल फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? यू ऑल नो कि आपका पॉलीमॉर्फिज्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में. इसका हम किस लिए यूज़ करते हैं? रन टाइम बिहेवियर को इम्प्लीमेंट करने के लिए. एज फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैंने एक शेप ले लिया, ठीक है, तो शेप कैन बी एनीथिंग. आइदर आप एक सर्किल ड्रॉ करो, आइदर आप एक स्क्वायर ड्रॉ करो. इट मीन्स व्हाट कि अगर सर्किल ड्रॉ करेंगे तो हमारा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, सिर्फ हमको रेडियस चाहिए. और अगर आप स्क्वायर यूज़ करोगे तो स्क्वायर का क्या होगा? साइड स्क्वायर. इट मीन्स व्हाट कि दोनों एक शेप क्लास को ही इनहेरिट कर रहा है, बट द बिहेवियर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज डिफरेंट. तो दिस वाज ऑल अबाउट रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. एंड एज वी ऑल नो, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए जो हम कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज डायनेमिक बाइंडिंग. तो दिस वाज ऑल अबाउट वर्चुअल फंक्शन. आई होप डियर फ्रेंड्स कि आपको ये क्लियर हो गया होगा. देन मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग इज कि हम यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज वर्चुअल फंक्शन एंड व्हाट इज प्योर वर्चुअल फंक्शन. तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमने वर्चुअल फंक्शन कवर अप कर लिया. इट इज यूज्ड फॉर अचीविंग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, दैट इज नोन एज डायनेमिक बाइंडिंग. देन वर्चुअल फंक्शन को हम और अच्छे से कैसे रीडिफाइन कर सकते हैं? इट इज़ अ मेंबर फंक्शन ऑफ अ बेस क्लास विच कैन बी रीडिफाइंड बाय डिराइव्ड क्लास. तो ये स्टेटमेंट आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. इसमें आपके क्वेश्चंस ट्रू या फॉल्स में आते हैं, तो आपको रटना नहीं है. सी, आप कभी रोट लर्निंग नहीं कर सकते हो. आप बिकॉज ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट. सो क्या बताया मैंने यहाँ पे कि वर्चुअल फंक्शन जो होता है वो आपके बेस क्लास के मेंबर फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए या उसको डराइव क्लास में रीडिफाइन करने के लिए आप वर्चुअल फंक्शन का यूज़ करते हो. एंड व्हाट इज प्योर वर्चुअल फंक्शन? प्योर वर्चुअल फंक्शन मीन्स इट इज़ अ मेंबर फंक्शन ऑफ बेस क्लास हुज ओनली डिक्लेरेशन इज प्रोवाइडेड इन बेस क्लास एंड इट मस्ट बी डिफाइंड इन डराइव्ड क्लासेस. मतलब इसमें जो हमने स्ट्रिक्ट रूल है उसको और इन्फोर्स कर दिया. ये बोल दिया कि अगर कोई डराइव्ड क्लास किसी भी बेस क्लास के मेंबर को एक्सेस करना ही करना है अगर वो प्योर वर्चुअल फंक्शन है. वर्चुअल फंक्शन में क्या होगा कि एक बार को जो डिराइव्ड क्लास है वो रीडिफाइन नहीं भी करे तो चलेगा, बट इट इज़ अ वर्चुअल फंक्शन, तो उसको मस्ट डिफाइन करना पड़ेगा आपको ड्राइव क्लास में. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि जो आपका बेस क्लास है वो सिर्फ उसका डिक्लेरेशन प्रोवाइड करेगा, उसमें डेफिनेशन नहीं होगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट वर्चुअल फंक्शन एंड प्योर वर्चुअल फंक्शन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉरी, यहाँ पे एक और पॉइंट रह गया. इस पॉइंट में मैंने क्या डिस्कस किया? ए क्लासेस हैविंग वर्चुअल फंक्शन आर नॉट अब्स्ट्रैक्ट. तो यहाँ पे आपके 2-3 डिफरेंसेस क्लियर होते हैं वर्चुअल फंक्शन एंड प्योर वर्चुअल फंक्शन में. पहला, दोनों क्लास में आपको अब्स्ट्रैक्ट मेथड का होना कंपलसरी है, एटलीस्ट 1. उसके बाद जो आपका डराइव क्लासेस है, अगर वो किसी बेस क्लास को इनहेरिट कर रहा है, इट मीन्स व्हाट कि उसको डिफाइन करना डराइव क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एंड आपका जो बेस क्लास है उसमें आप क्या करोगे? सिर्फ उसका डिक्लेरेशन प्रोवाइड करोगे. एंड जो वर्चुअल फंक्शन होता है इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका हर एक मेथड अब्स्ट्रैक्ट हो. आइदर आप कंक्रीट मेथड भी यूज़ कर सकते हो, पर वर्चुअल फंक्शन में ईच एंड एवरी मेथड विल बी व्हाट? अब्स्ट्रैक्ट मेथड. So this was all about virtual function and pure virtual function. Now moving to the next question is जो मैंने NT-NET जुलाई 2016 से लिया है, which is the true statement regarding virtual abstract classes? It cannot be instantiated. It can have constructor and static method. It can have final method which will force the subclass not to change the body of the method or all. तो अगर आपने मेरे previous sessions को देखा है तो आप easily इस question का आंसर दे सकते हो. So checking the answer is what? All. यहाँ पे ऑल क्यों आएगा? बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ये सारे फीचर्स ही होते हैं जैसा हम अभी तक डिस्कस करके आ रहे हैं आज के सेशन में. इट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड. इसमें कंस्ट्रक्टर हो सकता है, स्टैटिक मेथड्स हो सकते हैं, इसमें आप फाइनल मेथड्स को भी लिख सकते हो. तो फाइनल मीन्स व्हाट कि आप क्या कर रहे हो? एक फोर्स कर रहे हो सब क्लास को कि नॉट चेंज द बॉडी ऑफ द मेथड, जो कि हमारा ओवर रिटन का कॉन्सेप्ट होता है. ओवर रिटन कॉन्सेप्ट का मीनिंग ही ये होगा कि सपोज आपके डिफरेंट मेथड्स है. F1 मैंने एक मेथड ले लिया, एक मैंने फिर से एक F1 ले लिया, तो अगर इसमें इंटीजर है तो इसमें भी इंटीजर ही होगा. मतलब कि सब कुछ सेम है, मेथड का नेम भी सेम है, उसके सिग्नेचर्स भी सेम है. So this was all about abstract classes and what are the
मेन फीचर्स ऑफ abstract क्लासेस. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इन विच केस इट्स मैंडेटरी टू प्रोवाइड ए डिस्ट्रक्टर इन अ क्लास. तो यहाँ पे हमारा डिस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट आज मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये एक टॉपिक रह गया था जिसको मैंने आज शॉर्ट लिस्ट करके इसका क्वेश्चन लिया है. बताइए, ऑलमोस्ट इन एवरी क्लास क्या जो डिस्ट्रक्टर हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में उसको एवरी क्लासेस में डिक्लेयर करने की ज़रूरत होती है. क्लास फॉर विच 2 और मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड, क्लास फॉर विच कॉपी कंस्ट्रक्टर, क्लास हुज ऑब्जेक्ट्स विल बी क्रिएटेड डायनेमिकली. तो मैंडेटरी क्या होता है, डिस्ट्रक्टर के लिए मैंडेटरी क्या होता है. एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंस्ट्रक्टर को ले लें तो हमें मालूम है कि आप कंस्ट्रक्टर को कॉल करें या ना करें, वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपका एवरी क्लास में कॉल हो ही जाता है. ठीक है. सिमिलरली जो डिस्ट्रक्टर होता है, डिस्ट्रक्टर क्या ऑटोमेटिकली कॉल होता है या फिर उसको मैंडेटरी हमें करना पड़ता है. तो आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी डी. इट मीन्स व्हाट कि क्लास हुज ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड डायनेमिकली, इन विच केस इट इज़ मैंडेटरी टू प्रोवाइड ए डिस्ट्रक्टर इन अ क्लास. अगर आपने कोई क्लास बना दिया, उस क्लास में आपने जैसे एक ऑब्जेक्ट बना दिया O1, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो हमको समझ में आ गया कि हमारा यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया. तो सिमिलरली आपका डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रक्टर भी यहाँ पे मैंडेटरी, तो अभी हमें मालूम है कि डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली तो नहीं बनेगा, तो इसको आपको क्या हो जाएगा कि मतलब फोर्सफुली आपको क्या करना पड़ेगा कि डिस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ेगा. हेंस इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी ऑप्शन 4. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इससे पहले मैं आपको डिस्ट्रक्टर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बता दूँ. क्या है डिस्ट्रक्टर किसका यूज़ करते हैं, तो डी से डी आप याद करिए. डिस्ट्रैक्ट मतलब डी एलोकेट करना है मेमोरी को, वॉट एवर मेमोरी यू हैव यूज्ड व्हाइल यूर प्रोग्रामिंग, दैट ऑल मेमोरी वेरिएबल्स और रेफरेंस वेरिएबल मस्ट बी डी एलोकेटेड, और आप उसको दूसरे किसी प्रोसेस या किसी थ्रेड्स के लिए अवेलेबल बनाओगे सो दैट कि आपको रीयूज़ कर सके. एंड सेम एज कंस्ट्रक्टर, इट टेक्स नो आर्गुमेंट्स, इट हैज़ नो रिटर्न टाइप. इफ़ यू वांट टू डिक्लेयर अ डिस्ट्रक्टर देन आपको टिल्ड सिंबल के साथ डिस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करना पड़ेगा. एंड इट कैन नॉट बी ओवरलोडेड. देन लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, आई हैव कवर्ड दिस 5 डिफरेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग डिस्ट्रक्टर, जो वेरियस प्रीवियस कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आप KVS का या NVS का एग्जामिनेशन देंगे तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि यहाँ पे मैंने आपसे ये पूछा है, जावा सपोर्ट्स व्हाट इफ जावा सपोर्ट्स मल्टीपल इनहेरिटेंस, ट्रू और फॉल्स, और व्हाट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस. अगर आप क्वेश्चन 55 को समझेंगे देन आप इस क्वेश्चन का भी इजीली आंसर दे सकते हो. सो आंसर विल बी व्हाट, हम यहाँ पे आंसर देख लेते हैं. आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी फॉल्स एंड स्टेटमेंट बी. अब ये कैसे ट्रू होगा, चलिए हम इसको देख लेते हैं. सी, हमारे पास ये मिसकॉन्सेप्शन होता है कि अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है देन इट मस्ट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, बट लेट मी टेल यू फ्रेंड्स कि जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो अब क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कौन सपोर्ट करता है, देन C++ सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस. देन व्हाट इज यू मीन बाय मल्टीपल इनहेरिटेंस, व्हेन अ चाइल्ड क्लास हैज 2 और मोर पेरेंट्स देन दैट इज नोन एज व्हाट, मल्टीपल इनहेरिटेंस. तो अगर आप इसको रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट से रिलेट करें तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक बच्चे के 2 फादर हों, नहीं हो सकता. बेसिकली अगर स्पीकिंग करें नॉर्मल सिचुएशन में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. हेंस जावा इस फीचर को सपोर्ट नहीं करता है. ठीक है, हम इसमें आगे नहीं जाएंगे. आगे अगर आप ऐसा सोच सकते हैं कि हाँ एक चाइल्ड है उसके 2 फादर हो सकते हैं, मे बी एक P1 फादर जो पहले होगा, अगर उसकी डेथ हो गई तो फिर उसके अगर घर वाले, उसकी अगर मॉम ने दूसरी शादी की तो उसके P2 दूसरे फादर हो गए. तो इट्स एग्जिस्ट, दिस सिनेरियोज एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट, बट प्रोग्रामिंग में इसीलिए तो हम बोलते हैं कि प्रोग्रामिंग में जावा ये सपोर्ट नहीं करता है, तो C++ सपोर्ट करता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट कि मल्टीपल इनहेरिटेंस व्हाट, व्हेन अ चाइल्ड क्लास हैज 2 और मोर पेरेंट क्लास. तो ये जो सिनेरियो है वो जावा इम्प्लीमेंट नहीं करता है, बट हो सकता है कि दूसरे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है वो उसको सपोर्ट करे. सो आपको ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना था कि जावा सपोर्ट करता है या नहीं करता है मल्टीपल इनहेरिटेंस को. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये मैंने तमिलनाडु के पब्लिक सेक्टर वाले क्वेश्चंस लिए हैं. इसमें क्वेश्चन क्या, डैश इज अ क्लास विच इम्प्लीमेंट लोअर लेवल बिजनेस एब्स्ट्रैक्शन रिक्वायर्ड टू मैनेज बिजनेस डोमेन क्लास. तो जैसा मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि अगर आप J2E मतलब एडवांस जावा सीखते हैं देन यू मस्ट नो व्हाट इज JSP, व्हाट इज सर्वलेट. ठीक है, ये सारे क्वेश्चन अब NTA UGC नेट में वो थोड़े इन्वायरमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं. अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखा होगा तो उन्होंने JVM में क्वेश्चन पूछा था, देन वो आपको MVC आर्किटेक्चर में पूछते, डेट इज मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर. तो उसी क्वेश्चन को रिलेट करते हुए मैंने यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है.
सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्रोसेस क्लास। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पे इसने लोअर लेवल पूछा। लोअर लेवल मीन्स व्हाट, कि अगर हम जेवीएम का आर्किटेक्चर देखें, सॉरी जेवीएम नहीं, एमवीसी आर्किटेक्चर, मॉडल व्यू कंट्रोलर, या आपने डेटाबेस में ये पढ़ा होगा लॉजिकल इंडिपेंडेंस, फिजिकल इंडिपेंडेंस, या जो हायरार्की होता है हमारा डीबीएमएस का, ठीक है, जिसमें हमें मालूम है कि जो लोअर लेवल पे क्या होता है, लोअर लेवल पे हमारा डेटाबेस का लेवल होता है, देन आपका लॉजिकल लेवल होता है, देन व्यू लेवल होता है, करेक्ट। तो ये आपका क्या है, जहाँ पे आप पूरी एक्चुअल कोडिंग कर दो, डेट इज़ व्हाट, फिजिकल लेयर, या उसको आप लोअर लेवल बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन उन्होंने यही पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने कि विच इज़ अ क्लास विच इंप्लीमेंट लोअर लेवल बिजनेस एब्स्ट्रैक्शन रिक्वायर्ड टू मैनेज बिजनेस डोमेन क्लास। मतलब लोअर लेवल का कौन है, जो किसको सपोर्ट कर रहा है, बिजनेस लेवल को। इट मीन्स व्हाट, क्या आपका क्या हो जाएगा, प्रोसेस क्लास। क्योंकि आप इसको क्या कर सकते हो, आप ऐसे भी इसको एलिमिनेशन, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम तो आप एलिमिनेशन मैथड भी यूज़ कर सकते हो। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। इन्होंने पूछा इंप्लीमेंट करना है आपको लोअर लेवल, ठीक है। तो लोअर लेवल इट मीन्स कि यूज़र इंटरफेस जो होता है, यूज़र कहाँ पे आता है डियर फ्रेंड्स, यूज़र हमेशा व्यू लेवल पे आएगा, एब्स्ट्रैक्शन लेवल पे आएगा, हायर लेवल पे आएगा। तो ये तो आपका कैंसिल हो गया। सिस्टम क्लास मतलब ओवरऑल, तो हम यहाँ ओवरऑल की तो बात ही नहीं कर रहे। तो यू माइट बी कंफ्यूज कि आपको ऑप्शन सी और डी में डाउट हुआ होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा, ध्यान से पढ़िए। इट इज़ अ क्लास विच इंप्लीमेंट लोअर लेवल बिजनेस एब्स्ट्रैक्शन रिक्वायर्ड टू मैनेज बिजनेस। जब हमको मैनेज ही करना है बिजनेस डोमेन क्लास को, तो क्या हम बिजनेस डोमेन क्लास को यूज़ करेंगे, नहीं करेंगे। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा भी कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होगा तो यू नीड टू व्हाट डू, आप एलिमिनेशन मेथड से जाइए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, जो कि हर एक कंप्यूटर साइंस के बच्चे के पास इतना कॉमन सेंस, या मैं इतना मानती हूँ कि वो इतने हाईली स्किल्ड होते हैं, हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ उसकी पॉजिटिव थिंकिंग होती है। तो आप उसको एग्जाम में ज़रूर रिलेट करने की कोशिश करिए। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स क्वेश्चन 57। आज का सेशन थोड़ा लंबा हो रहा है, तो प्लीज़ आप बोर मत होइए। और मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको रटना नहीं है कुछ भी। आप यू नीड टू स्टडी स्टडी एंड स्टडी एंड मोर। आप जितना प्रैक्टिस करोगे एक कॉन्सेप्ट को लेकर, आपके जो भी डाउट्स है वो उतने ही क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक टॉपिक रह गया था कॉम्पोजिशन एंड एग्रीगेशन। मैंने ऑलरेडी स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन को भी कवर अप किया है, इसलिए मैं आपको बोल रही थी कि आप प्रीवियस वीडियो को ज़रूर आज ही कंप्लीट कर लीजिए। सो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे डियर फ्रेंड्स कि मैंने मैंने ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा कि कंपोजिशन इज व्हाट, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू क्लासेस विद फुल ओनरशिप। तो ये ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा, ये आपको बताना है। एंड देन एग्रीगेशन इज व्हाट, इट इज़ अ वीक टाइप ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू क्लासेस विद पार्शियल ओनरशिप। ये ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा। तो हम इसका आंसर देखते हैं। आंसर हो जाएगा दोनों का ट्रू। तो यहाँ पे आपके दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। सी, हमने क्या पढ़ा था, एक जनरलाइजेशन होता है। जनरलाइजेशन मतलब व्हाट, कि हम बॉटम टू टॉप लेवल पे जाते हैं। और जनरलाइजेशन में क्या होता है, एक हमारा होल होता है, उससे हम पर्टिकुलर की तरफ जाते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक। सिमिलरली स्पेशलाइजेशन उसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा मीन्स व्हाट, कि आप नीचे से टॉप से नीचे जाओगे। इट मीन्स आप क्या करोगे, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हो। तो ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस टॉपिक्स में कवर अप किया था। तो कंपोजिशन क्या होता है, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू क्लासेस विद फुल ओनरशिप। फुल ओनरशिप और पार्शियल ओनरशिप क्या होता है डियर फ्रेंड्स, अगर आपने डेटाबेस का आपको कॉन्सेप्ट मालूम होगा तो हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम पढ़ते हैं, जिसमें हमें मालूम होता है कि एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती है, एक वीक एंटिटी होती है। जो वीक एंटिटी होता है वो डिपेंडेंट होता है स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे। तो इस पर डिपेंडेंट होगा कैसे, इसके बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो फुल पार्टिसिपेशन होता है या टोटल पार्टिसिपेशन होता है। तो आप क्या करिए, आप हर एक क्वेश्चन को ना रिलेट करने की कोशिश करिए, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ये टॉपिक आप बोलेंगे ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का नहीं है, तो डियर फ्रेंड्स ये इसका भी टॉपिक है और ये ईआरडी का भी टॉपिक है। तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन सिर्फ आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए ही हेल्पफुल होगा। और डेटाबेस तो हर एक एग्जाम में आता है और ये सारे टॉपिक्स आते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि आपको ऐसा नहीं समझना है कि वीक टॉपिक है तो मैं नहीं पढ़ूंगा, नहीं। जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक होते हैं ना, उसको तो आपको हमेशा ब्रश करना पड़ेगा, रिफाइन करना पड़ेगा। सो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। एग्रीगेशन क्या होता है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू होता है, जिसमें हमारा एसोसिएशन होता है बट पार्शियल ओनरशिप होता है। इसके बाद डियर फ्रेंड्स, मैंने इस स्लाइड में देखिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो एग्रीगेशन होता है वो स्पेशल टाइप का एसोसिएशन होता है, जिसमें कौन सा रिलेशनशिप होता है, हैज़ ए रिलेशनशिप होता है। कंपोजिशन में पार्ट ऑफ रिलेशनशिप होता है और जनरलाइजेशन में इज ए रिलेशनशिप होता है। अब यहाँ पे स्पेशलाइजेशन बच गया, तो स्पेशलाइजेशन का आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए कि कमेंट सेक्शन में स्पेशलाइजेशन में कौन सा रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा। ओके,
सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इस कि यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम आपको बता दिया है। आप ऐसे समझ सकते हो कंपोजिशन छोटा सा पार्ट है, उससे बिग आपका एग्रीगेशन होता है, देन उससे बिग आपका एसोसिएशन होता है। तो हम ऐसे समझ सकते हैं, सपोज एक स्टूडेंट है जो इनरोल कर रहा है किसी कोर्स में, तो मुझे बताइए एक कॉलेज है, ठीक है, कॉलेज में क्या होगा, डिफरेंट कोर्सेज होंगे, C1 C2 C3। तो कॉलेज किसके लिए बनता है, स्टूडेंट्स के लिए बनता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी भी कोर्स में कोई भी स्टूडेंट ना हो, नहीं हो सकता ऐसा। इट मीन्स व्हाट कि स्टूडेंट का कोर्स के साथ क्या है, फुल पार्टिसिपेशन है। बट ऐसा समझ लीजिए कि क्या ऐसा ज़रूरी है कि एक कोर्स में स्टूडेंट ही आ सकते हैं, नहीं। स्टूडेंट क्यों आ सकते हैं, अगर समझिए कोई वर्किंग प्रोफेशनल है या कोई हाउस वाइफ्स है, वो भी तो एक टाइम के बाद अगर उन्होंने सपोज किसी रीज़न से अपने जो स्टडीज़ है उसको कंटिन्यू नहीं किया, सो एंड सो रीज़न से, तो वो बाद में जाके कभी भी कोर्स को कर सकते हैं, बराबर। तो हम यहाँ पे ऐसे समझेंगे कि यहाँ पे फुल पार्टिसिपेशन और टोटल पार्टिसिपेशन का क्या मीनिंग था। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज़ द एक्चुअल। तो इस कंपोजिशन क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग टाइप का रिलेशनशिप होता है। ऐसे भी आप समझ लीजिए, ये जो आपका TOC में आप आर्किटेक्चर पढ़ते हो या DBMS में जो आप BCNF की हायरार्की पढ़ते हो, ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे इन्फोर्स होता है। ये क्या होगा, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन होता है, ठीक है, इसके बाद ये और इसके बाद ऐसे। तो हिंस कंपोजिशन हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जिसमें हमें ये देखना था, मेथड ओवरलाइडिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग फाइनल एज अ मॉडिफायर एट। बताइए, क्वेश्चन मैं आपको समझा देती हूँ। हमने ऑलरेडी ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग पढ़ा है, करेक्ट। ओवरराइडिंग क्या होता है, डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने ये पूछा है, मेथड ओवरराइडिंग को हम प्रिवेंट कर सकते हैं कैसे, बाय यूजिंग फाइनल मॉडिफायर। तो मैं बता दूँ ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, बट दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि आप जो फाइनल मॉडिफायर यूज़ कर रहे हो वो कैसे प्रिवेंट करेगा। स्टार्ट ऑफ द क्लास में ही प्रिवेंट कर देगा, मेथड के डिक्लेरेशन के टाइम पे करता है, या स्टार्ट ऑफ द डराइव्ड क्लास, या स्टार्ट ऑफ द मेथड डिक्लेरेशन इन अ डराइव्ड क्लास। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आंसर विल बी बी। कैसे बी होगा डियर फ्रेंड्स, मेथड ओवरराइडिंग। तो एक यहाँ पे कीवर्ड है मेथड, तो किसके साथ जाएगा, मेथड के डिक्लेरेशन में जाएगा, क्योंकि हमें पता है जब आप मेथड का डिक्लेरेशन करोगे तो यहाँ पे हम क्या डालते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर्स। हिंस आंसर विल बी। तो ट्रिकी क्वेश्चन था, आप इस तरीके से कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख के भी सॉल्व कर सकते थे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेसन, जिसमें हमने आज बहुत कुछ कवर अप किया। और मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है डियर फ्रेंड्स कि मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के आपके 2010 से लेकर 2019 तक के सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को कवर अप कर लिया है। तो आपको क्या करना है, आपको बस आउटपुट बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं आपको वो प्रैक्टिस करनी है। एंड आज हम ये लास्ट में ये देख लेते हैं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेसेस को मैंने ये एनालिसिस किया है डियर फ्रेंड्स कि वो 2 से 3 साल से हर एक एग्जाम में वो पूछते हैं 1 से 2 क्वेश्चन। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेसेस। सो सबसे पहले टाइप ऑफ मेथड को हम देखते हैं। तो इंटरफेस कैन हैव ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो इससे क्या समझ में आता है कि इंटरफेस में सिर्फ आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होगा, बट अगर आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास है इट कैन हैव कॉन्क्रीट क्लासेस एज वेल एज एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। पॉइंट 2 क्या है, फाइनल वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इन जावा इंटरफेस आर बाय डिफॉल्ट फाइनल एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंटेन नॉन फाइनल वेरिएबल। क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया इंटरफेस मतलब व्हाट कि उसमें हम रूल्स इन्फोर्स करते हैं। रूल्स इन्फोर्स करने का मतलब वो फाइनल होगा। फाइनल मीन्स व्हाट कि जितने भी डेराइव्ड क्लासेस हैं जो उस बेस क्लास को एक्सेस कर रहे हैं, तो जैसा मैं बोलूँगी, जैसा सुपर क्लास ने सिग्नेचर बनाया है वो सेम सिग्नेचर डेराइव्ड क्लासेस को भी इम्प्लीमेंट करना होगा। हिंस ये वेरिएबल्स कैसे होते हैं, फाइनल होते हैं, जिसको कि आप रीडिफाइन नहीं कर सकते। बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आप नॉन फाइनल वेरिएबल्स को भी लिख सकते हैं। And what is the third topic? Third topic is the type of variables. Abstract class can have final, non-final, static, non-static variable, but interfaces में सिर्फ आपके static and final variable होंगे। तो ये point 2 और point 3 interrelated है। What is the fourth one? Implementation. Abstract class can provide the implementation of interface. Interface cannot provide the implementation of abstract. मतलब अपोजिट अलाउड नहीं है। आप abstract क्लास की मदद से इंटरफेस को तो इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बट इंटरफेस की मदद से abstract क्लास को नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरफेस जो है आप ऐसे समझ लीजिए वो एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और abstract क्लास उसका एक छोटा
कॉन्सेप्ट है। तो आप इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स। मूविंग टू द फोर्थ पॉइंट इज कि इनहेरिटेंस वर्सेस अब्स्ट्रैक्शन। अ जावा इंटरफेस कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग कीवर्ड इम्प्लीमेंट। हम इंटरफेसेस को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड। एंड अब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन बी एक्सटेंडेड यूजिंग एक्सटेंड। तो हमें मालूम है कि अगर आप एक्सटेंड करोगे मतलब इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा तो एक्सटेंड यूज़ करते हैं, और अगर इंटरफेस का यूज़ होगा देन हम इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज़ करते हैं। Moving to the next topic is multiple implementation. An interface can extend another Java interface only. An abstract class can extend another Java class and implement multiple Java interfaces. इट मीन्स वॉट कि अगर एक क्लास अब्स्ट्रैक्ट है देन वो एक ही टाइम पे मल्टीपल इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकता है, बट एक इंटरफेस सिर्फ एक ही दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड करेगा। मतलब आप ऐसे समझिए डियर फ्रेंड्स, कैसे मैं समझाऊँ आपको यहाँ पे, तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि सपोज मैंने एक I1 इंटरफेस बना दिया, तो ये इंटरफेस है, ठीक है। तो ये इंटरफेस एक दूसरे इंटरफेस, सपोज एक I2 इंटरफेस है, तो ये इंटरफेस क्या करेगा? इसको एक्सटेंड कर सकता है। तो एक इंटरफेस सिर्फ एक दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड करेगा, ठीक है। अब समझिए मैंने एक I1 इंटरफेस बना दिया और एक मैंने अब्स्ट्रैक्ट क्लास C1 बना दिया। तो ये जो C1 है ना, वो C1 क्या करेगा? एक्सटेंड करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा कितने? अभी सपोज I1 एक इंटरफेस है, I2 एक इंटरफेस है, एक I3 इंटरफेस है। मतलब एक प्रोग्राम के अंदर आपके 3 डिफरेंट इंटरफेसेस हैं और एक क्लास मैंने C1 बना लिया। तो C1 इसको भी इम्प्लीमेंट कर सकता है, इसको भी कर सकता है और इसको भी कर सकता है एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। सो दिस वाज ऑल अबाउट पॉइंट नंबर 5। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, बट स्टिल डियर फ्रेंड्स अगर कोई भी आपको डाउट है प्लीज़ राइट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। फिर एक्सेसिबिलिटी ऑफ डेटा मेंबर्स, तो मेंबर्स ऑफ ए जावा इंटरफेस आर पब्लिक बाय डिफॉल्ट। अ जावा अब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन क्लास मेंबर लाइक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। तो आपका अगर इंटरफेस है, इंटरफेस में हर एक पब्लिक होगा, बिकॉज हम उसको डिराइव क्लासेस में उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करने के लिए रूल्स इन्फोर्स करते हैं, इसलिए उसका पब्लिक होना बहुत ही ज़रूरी है। बट अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में आप उसको प्राइवेट और प्रोटेक्टेड भी बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया। सो एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट लेट अस हैव अ क्विक लुक व्हाट एवर आई हैव कवर्ड इन प्रीवियस वीडियो डियर फ्रेंड्स। आई हैव कवर्ड एक्सेस मॉडिफायर, अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, उप्स प्रिंसिपल्स जिसमें हमने अब्स्ट्रैक्शन पॉलीमॉर्फिज्म को एक्सप्लेन किया है, जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, एग्रीगिएशंस, एसोसिएशन एंड सो एंड सो ऑन, कंपाइलर इंटरप्रेटर में डिफरेंसेस को देखा है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास को डिटेल में देखा है, जावा वर्चुअल फंक्शंस को देखा है एंड जावा रन टाइम इन्वायरमेंट को देखा है। तो दिस इज ऑल अबाउट वॉट एवर वी हैव कवर्ड इन योर टॉपिक ऑफ NTA UGC नेट। बट ये किसी भी एग्जाम परस्पेक्टिव के लिए नहीं है डियर फ्रेंड्स, आप ऐसा नहीं सोचिए सिर्फ NTA नेट के लिए है। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशंस के पेपर कर रहे हो जो कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है तो उसका सिलेबस सेम ही होता है, आप हर एक एग्जामिनेशंस में इन सारे कॉन्सेप्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। एंड देन मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इस इस तरीके से हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। सो डियर फ्रेंड्स प्लीज़ आप 2 मिनट का समय निकाल के इस पूरे वीडियो को ध्यान से समझिए और देखिए। एज ए एजुकेटर मैंने अपना काम पूरा कर लिया कि मैंने आपको उप्स के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दे दिया। अब इट्स योर टर्न। व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आपको आज ही आप पूरे दिन में, अभी आफ्टरनून का सेशन है, आप पूरे दिन में 1 घंटे का समय निकालिए। ऑलमोस्ट 8 to 9 वीडियो है, आप उस सारे वीडियो को 2.x की स्पीड में कवर अप करिए। तो आप जब उसको कवर अप कर लेंगे ना, आपको एक अंदर से फील आएगी कि हाँ आज के दिन में हमने कुछ अच्छा पढ़ा है। और आपको क्या करना है, आप प्लीज़ उसको कवर अप करिए और सिलेबस से मैच करिए। सिलेबस आपके यूनिवर्सिटी का हो सकता है, आपके कॉलेज का हो सकता है, स्कूल का हो सकता है, इवन आपके NTA का हो सकता है, NIC का हो सकता है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कौन सा टॉपिक ऐसा रिमेनिंग है जो मैंने कवर अप नहीं किया है, सो दैट कि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूँ। तो मेरे एंड से मैंने ये टॉपिक को कन्वर्ट कर दिया। नाउ इट्स योर टर्न कि आपको समय निकाल के इस पूरे वीडियो को कवर अप करना है। विद दीज वर्ड्स आई विल टेक आउट लीव टुडे। आपको जैसा भी लग रहा है इस वीडियो सीरीज़ के बारे में प्लीज़ मुझे लिखिए कि आपको ये पूरा वीडियो सीरीज़ कैसा लगा। एटलीस्ट इतना मेहनत करने के बाद मैं आपकी तरफ से एक छोटा कंट्रीब्यूशन तो एक्सपेक्ट कर ही सकती हूँ कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आपको कैसा लगा पूरा वीडियो सीरीज़। क्या मुझे इसी तरीके से नेक्स्ट सीरीज़ स्टार्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन आई विल रिक्वेस्ट यू डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अदर वीडियोस। ऑलरेडी मेरे फेसबुक पे एंड अदर सोशल मीडिया अकाउंट पे मेरे प्रोफाइल है जहाँ पे आप जाके रेगुलर बेसिस पे मेरे अपडेट्स को देख सकते हो। आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो विद द सेम नेम कंबाइन CS द एक्स्ट्रा स्टेप। सो विद दीज वर्ड्स आज का टॉपिक मैं यहाँ पे ही एंड करूँगी इस सेशन को।
whatever you feel, please write me down your queries and suggestions. With these words, thank you so much dear friends for watching my videos.